परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों ने देखा होगा, परीक्षा के अंदर एक सवाल आता है, कोई भी काव्य की पंक्तियां दे दी जाती है, ठीक है, और काव्य की पंक्तियां देकर उसके अंदर कला पक्ष और भाव पक्ष, कोई भी काव्य की पंक्तियां दे दी और काव्य की पंक्तियां देकर के कला पक्ष बताइए और इसका भाव पक्ष बताइए। आते हैं सवाल ऐसे? क्या नहीं आते? या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य, कला सौंदर्य बताएं। आता है इस प्रकार का सवाल? आता भाई है? तो क्या होता है ये, कौन बताएगा आप में से? कला सौंदर्य और भाव सौंदर्य आता है कि नहीं? सवाल आता है कि नहीं, पहले ये बताइए। 4 नंबर का सवाल आता है, 4 नंबर का प्रश्न आता है, और 4 नंबर को सवाल को अपन 2 नंबर तो इसके मिलते हैं और 2 नंबर के इसके मिलते हैं, और अपन इसको बहुत ही गलत फहमी में, बहुत ही हल्के में लेते हैं और ध्यान अपन को पड़ता नहीं, और फलस्वरूप होता क्या है कि 4 में से 1 या 1.5 नंबर आकर अपन पिछड़ जाते हैं। आता है ऐसा सवाल? इसको कैसे करेंगे, कोई बताएगा आप में से? कोई जिसको भी आता है, जितना आता है बताएं। हाँ बताओ। बैठो। किसी पाठ विशेष से नहीं, हर पाठ से ऐसे सवाल बनते हैं, हर पाठ से ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अब इसमें उत्तर क्या लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे, बस मूल बात यह है अपन को इस सवाल को, क्योंकि अपन को पाठ में से सवाल यदि सीधा पूछे तो अपन को आता है, पर अपन को थोड़ा सा घुमा के पूछा तो अपन को मामला गड़बड़ हो जाता है। अब इस सवालों को अपन कैसे करते हैं? इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो भाव सौंदर्य को अपन देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा? भाव सौंदर्य। सबसे पहली बात तो यह है बेटा, भाव सौंदर्य जो है, सबसे पहले तो दिमाग में यह रखो कि भाव सौंदर्य और भाव पक्ष, भाव पक्ष ये दोनों एक ही है। दोनों कैसे हैं? दोनों एक ही है, दोनों का उत्तर एक समान लिखना है, ठीक है। चाहे भाव सौंदर्य आ जाए, चाहे भाव पक्ष आ जाए, चाहे भाव है, उत्तर एक ही है। क्लियर? अब अपन भाव में क्या लिखते हैं? आप लोगों ने यदि देखा हो, मैंने आपको बताया था, एक तो होता है सरलार्थ और एक होता है भावार्थ। एक तो होता है सरलार्थ और एक होता है भावार्थ। सरलार्थ तो वह होता है जो उसके शब्दों का अर्थ होता है, जो उसके शब्दों का अर्थ होता है, यानी जो शब्द दिए हुए हैं उनको शब्दों का अर्थ करते हुए जो अर्थ निकालेंगे वो तो हो जाएगा शब्दार्थ। भाव क्या होगा? उन शब्दों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उस शब्दों के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है। जैसे आपने देखा होगा इसके अंदर मलिक मोहम्मद जायसी के अंदर वो अलग अलग महीनों की बात करते हैं, सर्दी की ऋतु में कि सर्दी ज्यादा पड़ रही है, पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए और सर्दी वीरानी को जला रही है, यही है ना। ये तो हो गया शब्दार्थ। अब इसका भाव क्या हुआ? भाव यह है कि नागमती विरह वेदना में डूबी हुई, शीत ऋतु में विरह वेदना ज्यादा होती है और विरह वेदना में डूबी हुई वो पेड़ के पत्तों की तरह उसका शरीर पीला पड़ गया है। ये भाव हो गया, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है पर उसका भाव है, लेखक ये कहना चाहता है। तो भाव सौंदर्य के अंदर अपन ये वही भावार्थ, जो भावार्थ है वही भाव सौंदर्य। पहली बात तो ये दिमाग में रख ले आप। फिर अब तक अपन भावार्थ लिखते आए हैं, सप्रसंग व्याख्या में लिखते नहीं लिखते? सप्रसंग व्याख्या में जो भाव लिखते थे वो का वो भाव भावार्थ भाव सौंदर्य में लिखना है। क्लियर हो जाएगा सवाल? अब आ जाओ कला पक्ष में। कला का मतलब होता है, कला और शिल्प सौंदर्य एक ही है। ये कला और शिल्प एक ही है। कला का मतलब भी कलाकारी, कलाकार का मतलब क्या होता है? और शिल्प का मतलब भी बनाना, किसी चीज को बनाना। जैसे कुम्हार शिल्पकारी करता है, मृण कला करता है, मिट्टी की कला करता है, तो शिल्प एक तरह का। सुतार है, लकड़ी के कोई आइटम बनाता है, शिल्प एक तरह का, ठीक है ना। तो ये शिल्प यानी बनाना, शिल्प यानी
बनाना, निर्माण करना। तो कला यानी निर्माण और शिल्प यानी भी निर्माण, यानी वो जो काव्य है उस काव्य का निर्माण कैसे किया गया है, उस काव्य में क्या क्या गुण है, उस काव्य में क्या क्या गुण है, समझ आ गई। तो काव्य के जो गुण है, जो काव्य के अंदर जो काव्य को निर्माण करने में जो 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 भी सामग्री लगी है, जैसे काव्य को निर्माण करने के अंदर लगी होगी, अलंकार डाला होगा, कोई मुहावरा डाला होगा, कोई विशेष छंद प्रयुक्त किया होगा, कोई विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया होगा, कोई विशिष्ट काव्य के रस का प्रयोग किया होगा, कोई काव्य गुण इसके अंदर विशेष रूप से होगा। ये सारी चीजें मिलकर ही तो उसका शिल्प हुआ है, उस दोहे का निर्माण हुआ, उस छंद का निर्माण हुआ है। तो ये जो कला और शिल्प है, चाहे वो कला सौंदर्य पूछे चाहे कला पक्ष पूछे, दोनों का उत्तर एक ही है। ठीक है, कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों अलग अलग है, पर कला शिल्प और ये कला पक्ष और कला सौंदर्य एक ही है। ठीक है नहीं, और इसको शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं, शिल्प सौंदर्य। बढ़ गई। तो कला पक्ष, कला शिल्प और शिल्प सौंदर्य, ये तीनों ही एक है। और इन तीनों में क्या लिखना है, जो विशेषताएं अपन अब तक नहीं लिखते थे भाई, उसके अंदर जो विशेषताएं है कि नहीं, नीचे लिखते हैं, लिखते हैं सब प्रसंग व्याख्या के अंदर नीचे विशेष लिखते हैं। विशेष है क्या, उसके अंदर ये चीजें है सब, दाल के हलवे के अंदर ये चीजें हैं, काजू बादाम डाले हुए हैं, दाल अच्छी पकी हुई है, शुद्ध देशी गाय के घी का गाय का घी डाला हुआ है, काजू बादाम भी है साथ में, परोसगारी भी बहुत बढ़िया है। ये क्या हो गया, शिल्प हो गया उसका। तो इसी प्रकार उस काव्य के अंदर क्या क्या शिल्पकारी है, काव्य के अंदर कौन कौन सी, देखो अलंकार कौन से हैं, छंद कौन सा है, भाषा कौन सी है, रस कौन सा है, काव्य गुण कौन सा है, ये सभी मिलाकर क्या हो जाएंगे, कला पक्ष में हो जाएंगे। बढ़ गए। आइए अब अपन इसको एक उदाहरण से देखते हैं, समझते हैं। एक देखिए, तन जस पियर पात भा मोरा, विरहन रहे पवन होई सोरा। क्या है ये, दुआ एक छंद है क्या चौपाई है, वापस बोलो। तन जस पियर पात भा मोरा, विरहन रहे पवन होई सोरा। क्या है, इतना विचार नहीं करना है, तुरंत इसकी गणना कीजिए, तुरंत इसकी गणना कीजिए। कितना 16 है, क्या है ये, क्या हो गई, 16 की क्या होती है, चौपाई होती है। 16 की क्या होती है, चौपाई। तो छंद कैसा है, चौपाई। कला पक्ष में छंद, ये तो दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए आपके, छंद कैसा है, चौपाई। भाषा, अवधि, भाषा कैसी, अवधि। अब अपन सबसे पहले तो भाव पक्ष देखते हैं। अब इसका भाव क्या है, तो भाव के लिए अपन को सबसे पहले इसका अर्थ करेंगे, अपन क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। तन जस पियर पात भा मोरा, विरहन रहे पवन हुई। तन शरीर, जस यानी जैसे, पियर यानी पीला, पात यानी पत्ता। शरीर पत्ते जैसा पीला पड़ गया, शरीर पत्ते जैसा पीला, जैसा कौन सा अलंकार, जिसमें जैसा तैसा, उपमा अलंकार मूर्खों। तन जस पियर पात, ऐसा करके, और यहां लिखेंगे इसके अंदर उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है, देखो अपन कर बोल रहे हैं, पर साथ में ये आ गया तो तुरंत यहां लिख दिया। परीक्षा में भी आपको ऐसे ही करना है। तन जस पियर पात भा मोरा, नायिका कहती है कि
मेरा शरीर पत्तों के समान पीला पड़ गया है। नायिका का शरीर पत्ते के समान पीला पड़ गया है। अब ये किस महीने की बात हो रही है? तो आपको याद होगा कि फाल्गुन महीने की बात होती है। किस महीने की बात है? फाल्गुन महीने की बात है। तो फाल्गुन महीने, अब इसका भाव पक्ष, विरह न रहे पवन होई सोरा। विरहिणी, विरहिणी का जो शरीर है, विरह रूपी पवन वो शरीर को जला रहा है। विरह रूपी पवन जो है शरीर को जला रहा है। यानी भाव क्या है? नागमती। भाव देखो, नागमती कहीं नहीं लिखा हुआ है। भाव नागमती अपने प्रियतम की विरह में डूबी हुई फागुन मास में नागमती का शरीर कैसा? पत्तों के समान पीला पड़ गया है और वो विरह की शीतल अग्नि में जल रही है। बस ये भाव हो गया इसका। फाल्गुन मास नागमती विरह में डूबी हुई है और उसका शरीर कैसा हो गया? पत्तों के समान। अब देखो, विरहन, देखो, तन जस पियर पात भा मोरा, विरहन रहे पवन सोई होरा। शरीर पत्तों के समान पीला पड़ गया है, अर्थात फाल्गुन मास की शीतलता, फाल्गुन मास की शीतलता विरहिणी को जला रही है। अब देखो, जलाने का इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या? नहीं लिखा हुआ है। नागपति कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर भाव यहां आकर अटका है। अर्थ दूसरा था और भाव यह है। लेखक यह कहना चाहता है। क्लियर हो गई? तो इस प्रकार यह भाव पक्ष हो गया। अब इसका कला पक्ष, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें थी? छंद आ गया, चौपाई। भाषा कैसी है? अवधि आ गई। और अगला कौन सा है भाई इसमें? विरह रूपी पवन। विरह, हाँ, विरह न रहे पवन हुई रूपा। विरह रूपी पवन, विरह रूपी पवन। अरे भाई, पवन रूपी इसके अंदर साइलेंट है कि नहीं है? विरह न रहे, विरह रूपी पवन। रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है? तो देखो, उपमा अलंकार भी है इसके अंदर, रूपक अलंकार भी है। अपन सीधा नहीं लिखेंगे, इसको अगर समझा कर लिखेंगे कि वो कहां पर है। और इसके बाद में वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस की रचना है। काव्य गुण भी लिख सकते हैं। काव्य गुण कौन सा होगा भाई? काव्य गुण देखो, प्रेम की बातें होती है, माधुर्य, मधुरता, पर यह प्रेम भी है। और अच्छा, इसके अंदर कठिन शब्दार्थ भी नहीं है, ज्यादा कठिन शब्दार्थ भी नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे कौन सा? प्रसाद गुण। प्रसाद व माधुर्य गुणों का समावेश, गुणों का समावेश। ठीक है। और अपन लिखना चाहे नागमती के वियोग खंड से, और ये 12 मासा से लिया गया। जितना अब ज्यादा लिखेंगे नंबर फुल में से फुल आएंगे। नागमती का 12 मासा है, 12 मासा
के रूप में प्रसिद्ध है। ये 12 मासा एक तरह का है ना बेटा। क्लियर हो गई ये चीजें एकदम। परीक्षा में किसी पाठ से आ जाए तो भाव पक्ष और कला पक्ष घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाव में तो उसका भावार्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है, और कला पक्ष में वही भाषा, छंद, रस, गुण, अलंकार, ये सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है, आइए इसका एक और उदाहरण अपन इसके बाद में देखते हैं। आप इसको लिखिए। आइए अब अपन इसका एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। सभी इसको पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। सियरी अग्नि विरहिन ही छारा, सुलगी सुलगी दग दे बेचारा। सियरी अग्नि विरहिन ही जारा, सुलगी सुलगी दग दे बेचारा। पहली बात तो अपन इसको जैसे ही पढ़ेंगे, पढ़ते ही अपने राग से उसको मालूम पड़ जाएगा कौन सा छंद है। ठीक है, यदि नहीं पढ़ता है तो अपनी इसकी मात्राएं गिन लें। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई? 16। अगले की गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 हो गई। 16 मात्राओं का क्या होता है? चौपाई। छंद किस में आएगा? कला सौंदर्य में। छंद चौपाई है, छंद भाषा अवधि। भाषा, अरे अवधि भाषा का नाम है। जैसे मारवाड़ की मारवाड़ी, मारवाड़ की मेवाड़ की मेवाड़ी, गुजरात की पंजाब की बैठ गई समय, मथुरा क्षेत्र की ब्रज भाषा, अयोध्या के आसपास की अवध भाषा। इसको अवध भी, अवध तो क्षेत्र का नाम है, अवधि भाषा का नाम। ठीक है नहीं, इसको अवधि बड़ी भी लिखते हैं, कुछ छोटी भी लिखते हैं, तो अवधि भाषा। क्लियर। अब चलते हैं अपन। सबसे पहले तो इसको 2 बार पढ़ लिया तो मालूम पड़ गया कि ये आ गया। अब इतना लिखते आपके 1 नंबर तो आ गया, 1 नंबर तो पट गो। अब आप देखिए इसको जो पढ़ेंगे आप, अब अपन को मालूम होना चाहिए कौन से पाठ से। अभी तो अपन ने ताजा ताजा पाठ पढ़ा इसलिए मालूम है, पर जब 2-3 बार पढ़ेंगे ना, सर्दी, सर्दीन, विरहणीन, अग्निन, ये पढ़ेंगे ना तो मालूम पड़ जाएगा कि पद्मावत से। किससे है ये? और पद्मावत कहते ही अपन को यह ध्यान रखना है कि 4 महीने में विरह की बात की गई है। किसकी बात की गई है? तो विरह श्रृंगार की रचना है ये। किसकी रचना है? विरह श्रृंगार की, विरह श्रृंगार रस, विरह श्रृंगार रस। ठीक है। और जहां प्रेम की बात होती है पढ़ते ही समझ में आ जाता है माधुर्य और प्रसाद, गुणों का समायोजन, गुणों का समावेश, यानी दोनों ही है इसके अंदर। ठीक है। अब अपन सबसे पहले तो, अब इसके अंदर सबसे पहले तो इसका भाव देखते हैं। सियरी अग्नि। अब इसका पहले तो आप एक एक हिंदी में अर्थ कर लो। आप हिंदी में सियर यानी सर्दी में, सर्दी में अग्नि, विरहणी ये जारा, जारा यानी जला रहा है, यानी सर्दी जो है, सर्दी की अग्नि विरहणी को जला रही है। अब सर्दी की कोई अग्नि होती है क्या? सर्दी की कोई अग्नि नहीं होती, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सियरी और अग्नि, शीतलता और बर्फ, ठंडा, ये दोनों क्या एक दूसरे के विरोधी है। कैसे है? तो क्या विरोधाभास अलंकार नहीं है ये? विरोधाभास अलंकार। सियरी अग्नि, अग्नि कैसा अलंकार है ये? विरोधाभास अलंकार। इसके अंदर विरोधाभास अलंकार आ गया। सुलगी सुलगी,
पुनरुक्ति। विशेष भी जब अपन लिखे तो ऐसे ही अपन को लिखना है, सुलगी सुलगी और पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति पुनरुक्ति अलंकार। अरे बैठी कि नहीं बैठी बेटा? विरोधाभास आ गया, पुनरुक्ति अलंकार आ गया, चौपाई आ गई, अवधि आ गई। अब इतना यदि आपने लिख दिया, अब एग्जामिनर आपके कहीं से भी नंबर नहीं काटेगा। एग्जामिनर अब 2 नंबर आपने हुए, अब आपने इतना लिख दिया ना, आप क्या करते हो, इतना लिखकर और मजा आएगा। 2 नंबर का क्रिया भाई सवाल तो 4 नंबर का सवाल था, आपने 2 नंबर का किया, ठीक है, 2 में से 2 दिए, 4 नंबर तो गए। अब आपको ये लिखना पड़ेगा, अब आपको टिप्पणी ठोक से काम। अब यहां पर इसका भाव क्या है? सर्दी के अंदर शेरी अग्नि विरहीन हिए जा रहा, शीतल सर्दी की ऋतु में। सर्दी की ऋतु कौन सी? ये अगहन की ऋतु, अगहन वाला पाठ में से, अगहन वाला पद्य में से। अगहन मास में अगहन मास की शीतलता विरहणी को, अगहन मास की शीतलता अग्नि के रूप में अग्नि बनकर विरहणी को जला रही है। और सुलगी सुलगी दगदे बे छारा, और सुलग सुलगाकर यानी उसके शरीर को वो जला रही है, और जलाकर क्या कर रही है? राख कर रही है। छारा कहते हैं राख को, राख जला रही है। तो इसको अपन लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखो, अगहन मास में अगहन मास में विरहणी के हृदय को शीतल आग, अगहन मास में विरहणी के हृदय को शीतल आग। देखो जो शब्द है ना, ये तो हृदय तो आना ही चाहिए, शेरी है तो शीतलता आना ही चाहिए, अग्नि है तो अग्नि आग आना ही चाहिए, ये शब्द। इस प्रकार आप शब्दों का संयोजन करते हुए इसका भावार्थ करेंगे। अगहन मास में विरहणी के हृदय को शीतल आग जलाकर राख कर रही है। यहां नायिका के विरह का, नायिका के विरह उद्दीपनकारी, उद्दीपनकारी यानी किसी के माध्यम से बन बताना, उद्दीपनकारी चित्रण हुआ है। हाँ, अब देखिए, अब अगहन मास में विरहणी के हृदय को शीतल आग जलाकर राख कर रही है, और यहां नायिका के विरह का उद्दीपनकारी चित्रण हुआ। भाव है ये उद्दीपनकारी, एक किसी माध्यम से ये चीज बताई गई है। माध्यम कौन सा था? सर्दी के अंदर शीतलता, इस मास के अंदर उसकी वो विरह रूपी अग्नि जला रही है। यहां नायिका के विरह का उद्दीपनकारी चित्रण हुआ है। सर्दी भी विरहणी के ताप को कम नहीं कर पा रही, यानी सर्दी में तो तापमान कम होता है, सर्दी में तापमान कम होता नहीं होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा टेम्परेचर है माइनस, ये मुश्किल से 7-8 के आसपास टेम्परेचर है, पर गर्मी जब होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है 40-50, विरहणी अग्नि जलती है तो 50 डिग्री टेम्परेचर गर्मियों के दिनों के अंदर 45 तक पहुंच जाता है अपने यहाँ पर। तो वो टेम्परेचर बढ़ना ताप में तो बढ़ता है, पर यहां पर ये रचनाकार कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि सर्दी भी विरहणी के ताप को कम नहीं कर पा रही है, वो विरहणी अपने विरह की आग में जल रही है। तो ये हो गया भाव, तो ये तो हो गया भाव सौंदर्य, और ये हो गया कला सौंदर्य। तो परीक्षा में इस प्रकार के कोई भी सवाल आते हैं कला सौंदर्य और भाव सौंदर्य के,
कला पक्ष और भाव पक्ष के, आप जरूर इस प्रकार के सवालों को अच्छे तरीके से अटेंड करें। अच्छी तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही सरल है, और ये वही है जैसे अपन सवाल सब प्रसंग व्याख्या में करते थे, अब इसको दूसरे ढंग से अपन को पूछा गया है और अपन वहां पर चक्कर खा जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा रहा होगा, और जितने भी दर्शक, जितने भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। इस बार वर्ष 2023 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें निश्चित रूप से इस पाठ में से 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है, क्योंकि 2 सालों से प्रश्न पत्र के अंदर ये पाठ छोड़ा गया था। गत वर्ष भी ये पाठ छोड़ दिया गया था, तो इस बार ये पाठ कोर्स पूरा है। तो आप देखिए कि इस पाठ में से इस पाठ को पूरा अंक बार मिलने वाला है, 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए नेक्स्ट सर, चलते रहे हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।